हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वांगसियान वन शॉट एफएफ सुनेंगे। इस नया एफएफ का नाम है माय प्रोटेक्टर मैरी मी। चलिए हम हमारा स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग पे ही दिखाया जाता है 21 साल का लेंजा एक मेंशन पे आता है पियानो सीखने के लिए। लेंजा दरवाजे पे नॉक करने ही वाला था, तभी एक मेड आके दरवाज़ा खोल देता है। लेंजा को देख के वो मेड बोलता है, अब सीधे ऊपर चला जाइए, मास्टर आपका वेट कर रहे हैं। इस बात को सुनकर लेंजा कुछ ना बोल के चुपचाप मेंशन के अंदर सीढ़ी से होते हुए सेकंड फ्लोर पे चला जाता है। जब लेंजा सेकंड फ्लोर पे जाके एक दरवाजे के सामने खड़ा होता है, तभी एक मिडिल एज आदमी लेंजा को बोलता है, अंदर आ जाओ। इस बात को सुनकर लेंजा अंदर जाके चुपचाप खड़ा रहता है। तभी वो मिडिल एज आदमी लेंजा को बोलता है, यहाँ पे बैठो। ऐसा बोल के वो एक पियानो के सामने सीट रखा था, वहाँ पे इशारा करता है। इस चीज़ को सुन के लेंजा सीधे जाके उस पियानो के सामने जो चेयर था उस पे बैठ जाता है। तभी वो मिडिल एज आदमी लेंजा को बोलता है, मैं लिंगसू हूँ, आज से मैं तुम्हें पियानो सिखाऊंगा और एक बात हमेशा याद रखना, मेरे यहाँ पे हमेशा डिसिप्लिन में रहना। अगर कुछ भी तुमने इधर से उधर यह गलती किया तो उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलेगा। और इस जगह पे अगर तुम कुछ भी सुनो या कुछ भी देखो, उन सारी चीज़ों पर कोई ध्यान मत देना। सीधे पियानो सीखना और सीख के अपने घर चले जाना। तुम्हारे डैड से मेरा बात हो गया है, मुझे पता है तुम्हारा 2 महीने के अंदर एंगेजमेंट है, तो उससे पहले ही मैं तुमको पियानो सिखा दूंगा। तुम्हारे डैड मुझे कह रहे थे तुम्हारे फैमिली के सभी हायर को ये आता है, बस तुम ही इतना ढीठ हो कि उतने साल बाद भी तुमने ज़बरदस्ती इसको सीखने की कोई कोशिश भी नहीं किया। मगर तुम चिंता मत करो, मेरे यहाँ पे मेरे पास जो भी आते हैं उन लोगों को मैं इजीली पियानो सिखा देता हूँ, चाहे वो लोग ढीठ हो या शैतान। मुझे अच्छे से आता है इस तरीके के लोगों को काबू में रखना। ऐसा बोल के लिंगसू रूम से बाहर निकल जाता है, शायद कुछ काम करने के लिए। जब लिंगसू बाहर से चला जाता है, तभी 21 साल का लंजा उस बेंच से उठ के उस पियानो में हल्का सा लात मार के फिर बोलता है, किसने कहा है मुझे ये सब कुछ करना है? ना ही मुझे पियानो सीखना है और ना ही मुझे एंगेजमेंट करना है। वो लोग सिर्फ अपना मर्जी चला रहे हैं। क्या मैंने बोला कि वो लड़की मुझे पसंद है? और अभी मैं सिर्फ 21 साल का हूँ। 21 साल में कौन शादी करता है? इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। ऐसा बोल के लेंजा उस रूम के इधर उधर टहलने लगता है। तभी कुछ देर बाद जब लिंगसू रूम के अंदर आता है, लेंजा को ऐसे रूम के अंदर टहलते हुए देखकर लिंगसू लेंजा को बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमको क्या बोला था कि यहाँ पे बस चुपचाप पियानो सीखना और अपने घर जाना, मगर तुम देखो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हो। ऐसा बोल के लिंगसू पास से ही एक छड़ी निकाल के लेंजा को उसका हाथ आगे बढ़ाने को बोलता है। तभी लेंजा हाथ ना आगे बढ़ा के चुपचाप पियानो के सामने जाके बैठ के पियानो प्रैक्टिस करने लग जाता है। इस चीज़ को देखकर लिंगसू बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर लेंजा को बोलता है, मैंने कहा हाथ आगे बढ़ाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? पहले अपना पनिशमेंट लोगे, उसके बाद तुम फिर प्रैक्टिस कर पाओगे। इस बात को सुन के लेंजा अपने मन में सोचता है, ये तो अजीब पर्सन है, मैं इतना बड़ा पर्सन हूँ और वो मुझे पनिशमेंट देने की बात कर रहे हैं। क्या ये पागल है या फिर ये सोच रहे हैं कि मैं एक किंडरगार्टन स्टूडेंट हूँ? लेंजा ऐसा सब कुछ सोच ही रहा था। तभी लिंगसू लेंजा के पास आके लेंजा के पीठ पर बहुत ज़ोर से छड़ी से मारता है। इस मार को खा के लेंजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लिंगसू को कुछ बोलने ही जा रहा था, तभी लिंगसू लेंजा को बोलता है, ज़्यादा गुस्सा मत दिखाओ, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा छोटे हो और तुम्हारे डैड ने मुझे कहा है मैं जितना चाहे उतना स्ट्रिक्ट तुम्हारे साथ हो सकता हूँ। इस बात को सुनकर लेंजा अपने मन में सोचता है, ठीक है मान लो, मगर अगर मुझे कभी मौका मिला तुमसे बदला लेने की तो मैं ज़रूर लूँगा। ऐसा बोल के लेंजा अपने दांतों को पीसते हुए पियानो प्रैक्टिस करने लगता है।
मगर वो पियानो अच्छे से बजा नहीं पा रहा था, इसीलिए लिंगसू बार बार उसे डांट रहा था। तभी नीचे से एक मेट दौड़ के आके लिंगसू को बोलता है, मास्टर वो। तभी लिंगसू आंखों से उस मेट को कुछ इशारा करता है, जिसको देखकर वो मेट और कुछ नहीं बोलता। तभी लिंगसू लैंजा को बोलता है, तुम प्रैक्टिस करो, मैं आता हूँ। ऐसा बोल के लिंगसू बाहर चला जाता है। बाहर जाके लिंगसू उस मेट से कुछ सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लिंगसू के इस फेस एक्सप्रेशन को देखकर लैंजा बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो पियानो ना प्रैक्टिस करके वो लोग क्या बातें कर रहे हैं ये सुनने की कोशिश करने लगता है। तभी लैंजा देखता है लिंगसू अपने हाथ में वो छड़ी, जिस छड़ी से कुछ देर पहले उसे मारा था, वो वाला छड़ी अपने हाथ पे लेकर सीढ़ी से नीचे उतर जा रहा है। इस चीज़ को देखकर लैंजा पियानो चेयर से उठ के धीरे धीरे हल्के पाँव से चल के लिंगसू का पीछा करके उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी उसे दिखाई देता है लिंगसू एक रूम के अंदर जाके दरवाजा बंद कर देता है। इस चीज़ को देख के लैंजा बहुत दूर ही चुपचाप खड़ा रहता है। तभी कुछ देर बाद उसे किसी पर्सन का बहुत ज़्यादा रोने का आवाज़ सुनाई देता है और रूम के अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी को मारने का भी आवाज़ सुनाई दे रहा था। जिस चीज़ को सुन के लैंजा का रूह पूरा काँप जाता है। वो मन में सोचता है कि ये पर्सन पागल है क्या, इसने किसी को बांध के रखा है मारने के लिए। मुझे लगता है इसका दिमागी हालत खराब है, घर जाके सबको बताना होगा। फिर वो मन में सोचता है, बता के भी क्या फ़ायदा, मेरा फैमिली का मेंटली हालत कौन सा अच्छा है। ऐसा बोल के लैंजा उस रूम के तरफ जाने ही वाला था, ये देखने के लिए कि आखिर लिंगसू किसे इतना बेरहमी से मार रहा है। फिर वो कुछ सोचता है, सोच के अपने पियानो रूम में जाके फिर से पियानो प्रैक्टिस करने लगता है। मगर उसके दिमाग से किसे लिंगसू इतना ज़ोर ज़ोर से मार रहा था ये बातें जा ही नहीं रहा था। इसी वजह से वो ज़ोर ज़ोर से पियानो बजाने लगता है, मगर पियानो उसे बजाना आता नहीं है। और जब स्कूल में उसे सिखाया जा रहा था उसने अच्छे से सीखा नहीं, इसलिए पियानो का कोई भी टून वो नहीं जानता था। इसी वजह से वो अपनी मर्जी से जैसे उसे आता है, मतलब एक अनाड़ी की तरह पियानो बजाने लगता है, जिसकी वजह से पियानो का वो मीठा सा साउंड अब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था, मगर उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इसी वजह से वो अतरंगी तरीके से पियानो बजाने लगता है और वो भूल जाता है अभी अभी नीचे क्या हो रहा था। वो अपने धुन में ही पागल हुआ बैठा था। तभी अचानक से उसके पीठ पर फिर से छड़ी से एक मार खा के वो एकदम से पियानो बजाना बंद करके लिंगसू के तरफ देख के गुस्सा होके बोलता है, आप कैसे मास्टर है, आज मेरा पहला दिन था और आप मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। आप बात बात पर मुझे मार रहे हैं। क्या मेरे डैड ने आपको कहा कि आप मेरे ऊपर हाथ उठा सकते हैं। इस बात को सुनकर लिंगसू मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक पर्सन को ऐसे ही ठीक करना चाहिए और तुम्हारे डैड ने कहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, मगर छड़ी उठा सकता हूँ। इस बात को सुनकर लैंजा गुस्सा होके लिंगसू को बोलता है, मुझे नहीं सीखना। आपने सुना ना, मुझे आपके पास से पियानो नहीं सीखना। आपको खुद ही नहीं आता तो आप मुझे क्या सिखाओगे। इस बात को सुनकर लिंगसू गुस्सा होकर बोलता है, ठीक है चले जाओ, अगर तुम्हें मेरे पास से पियानो नहीं सीखना तो मत सीखो, मगर कल तुम्हें फिर आना पड़ेगा, वो भी मेरी वजह से नहीं, तुम्हारे मॉम डैड की वजह से। इस बात को सुनकर लैंजा गुस्सा होकर उसके पैरों को ठोकते हुए सीढ़ी से नीचे उतरते हुए बोलता है, मैं भाग जाऊंगा घर से। कौन घर में रहने वाला है, ना मैं घर में रहूंगा और ना ही मुझे उस लड़की से शादी करना होगा और ना ही मुझे पियानो सीखना होगा। बकवास, सब कुछ बकवास। कितना अच्छा था मेरा लाइफ। फिर अचानक से मॉम डैड को क्या सोचा, वो लोग मेरा लाइफ हेल बनाना चाहते हैं, मगर मैं भी लंजा हो, मैं इतनी आसानी से मेरे लाइफ को हेल बनाने उन्हें नहीं दूंगा। मैं तो उन्हें इतना बोलकर ही लंजा चुप कर जाता है, क्योंकि उसे अचानक से किसी के हिकअप लेते हुए रोने का साउंड सुनाई देता है। इस चीज़ को सुन के लंजा इधर उधर देखता है, मगर उसे इधर उधर कोई नहीं दिखता। तभी वो जब साइड में देखता है तब उसे दिखाई देता है
उस रूम का गेट और उसे याद आता है यही वाला रूम था जिस रूम पे लिंक्स घुस के किसी को बहुत ही बेरहमी तरीके से मार रहा था। ऐसा कुछ सोच के ही लेंजा उस रूम के की होल से आंखें डाल के देखने लगता है कि अंदर कोई है कि नहीं, मगर उसे अच्छे से कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसी वजह से पास ही एक विंडो था जिसका खिड़की थोड़ा सा टूटा हुआ था। लेंजा उस टूटे हुए खिड़की से झांक कर देखता है, तब उसे दिखाई देता है रूम के अंदर कोई भी नहीं है। इस चीज को देख के लेंजा अपने मन में सोचता है अंदर तो कोई नहीं है तो फिर क्या भूत। अरे नहीं नहीं लेंजा, ये तो क्या सोच रहा है, तो कितना बड़ा हो गया है और थोड़ा सा हिम्मत वाला बन, ऐसे डरते नहीं है। ऐसे सोच के ही लेंजा फिर से उस खिड़की से देखने लगता है। अच्छे से देखने से उसे दिखाई देता है रूम के अंदर एक साइड में एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ है और जो बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहा है। इस चीज़ को देख के लेंजा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेंजा चीख कर उस लड़के को बुला रहा था, मगर वो लड़का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। इस चीज़ को देख के लेंजा गुस्सा होके उस लड़के को बोलता है, अरे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम बहरे हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, अभी इधर आओ। अगर नहीं आए ना तो मैं तुम्हें। ऐसा बोल के लेंजा कुछ देर कुछ सोचता है। फिर उसके दिमाग में कुछ आइडिया आने से वो उस लड़के को बोलता है, अगर तुम अभी मेरे पास आए तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा के ले जाऊंगा, तो फिर तुम्हारे साथ एलिंगसू और कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस बात को सुनकर वो छोटा सा लड़का लेंजा की तरफ देखता है। लेंजा उस लड़के को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर कुछ बोलने ही जा रहा था, तभी जब उसका नज़र उस लड़के के प्रीटी फेस के ऊपर पड़ता है, वो अमेज हो जाता है। उसका आंखें स्पार्कल हो जाता है क्योंकि वो छोटा सा लड़का बहुत ज़्यादा प्रीटी था। उसका आंखें इतना ज़्यादा सुंदर था कि अगर कोई पर्सन चाहे तो उस लड़के के आंखों में खो जा सकता है। मगर वो लड़का बहुत ज़्यादा थीन था, शायद एलिंगसू उसे अच्छे से खाना नहीं देता। ऐसा कुछ सोचकर ही लेंजा उस लड़के की तरफ देख के फिर उसका हाथ से इशारा करके उस लड़के को लेंजा के पास आने बोलता है। इस चीज़ को देख के वो छोटा सा लड़का उसका सर ना में हिलाता है। तभी लेंजा उस छोटे से लड़के की तरफ चीखते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ से भागना है ना, तो फिर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें यहाँ से भागने का अच्छे से एक उपाय बताऊंगा। अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा। इस बात को सुनकर वो छोटा सा लड़का जाना तो नहीं चाहता था, मगर वो डरते डरते लेंजा के पास उस टूटे हुए खिड़की के सामने आता है। तभी लेंजा उस छोटे से लड़के को इतना करीब देख के उसके हार्ट में कुछ महसूस होता है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक क्यूट सा पर्सन, उसे लग रहा था कि वो इस क्यूट से पर्सन को अपने साथ अपने घर ले जाए और घर ले जाके इसे अच्छे से चेरिश करे। मगर तभी उसे याद आता है वो बुढ़ा लिंगसू उसे ये सब करने के लिए कभी अलाउ नहीं करेगा। तभी लेंजा को दिखाई देता है उस छोटे से लड़के के पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा छड़ी से मार खाने की निशान है, कुछ नए नए और कुछ पुराने। इस चीज़ को देखकर लेंजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसका मन तो करता है कि वो लिंगसू के पास जाके लिंगसू को भी उस छड़ी से दो तीन लगा दे, मगर फिर वो सोचता है ऐसे रेकलेसली हरकतें करके कोई फ़ायदा नहीं है, उसे दिमाग से काम लेना होगा। ऐसा कुछ सोचकर ही लेंजा उस क्यूट से लड़के की तरफ देख के हल्के से मुस्कुरा के फिर उस छोटे से लड़के को बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है। इस बात को सुनकर वो लड़का चुपचाप खड़ा रहता है। तभी लेंजा उस लड़के को बोलता है, बोलो ना, तुम्हारा नाम क्या है। अगर तुम अपना नाम बताओगे तो मैं तुम्हें मदद करूँगा, आई प्रॉमिस। और मैं मेरा प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ता। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है। इस बात को सुनकर वो छोटा सा लड़का बहुत ही धीमे से बोलता है, वेइंग। इस बात को सुनकर लेंजा हल्के से मुस्कुराता है, जैसे कि मानो उसे किसी ने बहुत ही सुंदर सी एक म्यूजिक सुनाया है। वो उस नाम को रिपीट करता है, वेइंग। बहुत ज़्यादा सुंदर है तुम्हारा नाम,
क्या तुमने कोई गलती किया है? ये तुम्हारे कौन है और तुम्हें ऐसे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? मुझे अच्छे से पता है तुमने कोई गलती नहीं किया है। असल में ये पर्सन बुरा है, मतलब ये बुरा भी नहीं है, ये पर्सन बहुत बुरा है और मुझे लगता है इसका दिमागी हालत भी खराब है। नहीं तो इतने सुंदर और क्यूट से पर्सन को कोई मारता है? तुम तो बहुत छोटे होंगे, फिर भी वो तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं। क्या वो तुम्हें बांध के रखते हैं, तुम्हें बाहर नहीं निकालने देते? वैसे ये तुम्हारे है कौन? इस बात को सुनकर वेइंग लैंजा को बोलता है, अंकल है वो मेरे। इस बात को सुनकर लैंजा मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम्हारे अंकल? ये तुम्हारे अंकल है? कितने बुरे हैं ये। इन्हें तो अंकल होने का कोई हक ही नहीं है। एक छोटे से बच्चे को ऐसे कोई मारता है? इस बात को सुनकर वेइंग उसके धीमे वॉइस में बोलता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं 18 साल का हूँ। इस बात को सुनकर लैंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम 18 साल के हो मगर देख के तो नहीं लगता। तुम्हारा हाइट एंड तुम्हारा फिगर, सब कुछ बिल्कुल एक 14 साल के बच्चे की तरह है। इस बात को सुनकर वेइंग का आंखें बहुत ज़्यादा टियरी हो जाता है। इस चीज़ को देख के लैंजा वेइंग को चुप कराते हुए बोलता है, अरे अरे रो मत, मैं तुम्हें bully नहीं कर रहा था। वैसे भी तुम बच्चे ही हो। तुम्हें पता है मैं 21 साल का हूँ और तुम 18 साल का, तो तुम तो मेरे पास बच्चे ही हुए ना। मैं बस बोल रहा था, तुम दिखने में इतना ज़्यादा क्यूट हो और तुम्हारा फिगर इतना छोटा सा है, इसी वजह से मुझे लगा कि तुम 14 साल का हो। ऐसा बोल के लैंजा उसके मन में सोचता है, इस लिंक्सू ने अच्छे से शायद इस बच्चे को खाना ही नहीं दिया, इसी वजह से इसका ग्रोथ ही नहीं हुआ अच्छे से। ऐसा कुछ सोच के ही लैंजा एकदम से बेइंग को पूछता है, वैसे तुमने सुबह से कुछ खाया है? इस बात को सुनकर बेइंग उसका सर ना में हिलाता है। तभी लैंजा उसके बैग से एक ब्रेड निकाल के बेइंग को देता है, जिस चीज़ को देख के बेइंग हिचकिचाने लगता है। तभी लैंजा बेइंग को बोलता है, क्या हुआ? ये चीज़ लो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ और इसके बदले में तुम्हें पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम ज़्यादा मत सोचो। इस बात को सुनकर भी बेइंग उस ब्रेड को नहीं ले रहा था। तभी लैंजा थोड़ा सा डांट लगाते हुए बेइंग को बोलता है, क्या हुआ? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि ब्रेड को लो, तो मेरा बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैंने कहा ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा बड़ा हूँ, तो बड़ों का बात सुनना चाहिए। इस बात को सुनकर बेइंग ब्रेड को लेते हुए लैंजा को बोलता है, अगर मैं खाना खाऊंगा तो आप मुझे मारेंगे तो नहीं? इस बात को सुनकर लैंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? खाना खाने से कोई किसी को मारता है क्या? तुम्हें पता है मेरे ना खाना खाने से मेरे मॉम डैड मुझे कितना ज़्यादा डांटते हैं, मगर देखो मैं कितना ज़्यादा बड़ा हूँ, मगर फिर भी वो लोग मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और तुम तो बच्चे हो और मैं ये ब्रेड तुम्हें खुद से दे रहा हूँ, तो मैं तुम्हें मारूंगा क्यों? और तुम जैसे क्यूट पर्सन को मारना तो दूर की बात है, कोई डांट भी नहीं सकता। इस बात को सुनकर बेंग उसके लिप को बाइट करके वहाँ पे चुपचाप खड़ा रहता है। तभी लैंजा को महसूस होता है कि उसने अभी अभी क्या बोला, क्योंकि ये पर्सन तो शायद हर रोज उस लिंगसू के हाथ से मार खाता है। तभी लैंजा मुस्कुरा के बोलता है, अरे उस पागल की बात छोड़ो, वो तो किसी को भी मारता है। तुम्हें पता है आज मैं नया आया हूँ पियानो सीखने के लिए और वो मुझे जानवर की तरह ट्रीट कर रहे थे। मुझे 2 बार छड़ी से मारा। मुझे कितना ज़्यादा लगा, मन तो कर रहा है उस छड़ी को खींचकर उसके पीठ पे 2 बार लगा दूँ, मगर अगर मेरे डैड को पता चलेगा तो वो तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से उस बुड्ढे को मैंने छोड़ दिया। ऐसा बोल के लैंजा मुस्कुरा रहा था। लैंजा की इस बात को सुनकर वेंग भी हल्के से मुस्कुराता है। तभी लैंजा वेंग को बोलता है, तुम ऐसे मुस्कुराते रहना, तुम्हारे ऊपर अच्छा लगता है। इस बात को सुनकर वेंग स्पार्कलिंग आंखों से लैंजा की तरफ देखता है। फिर लैंजा वेंग को बोलता है, ठीक है आज मैं आता हूँ। इस बात को सुन के वेंग बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उसका आंखें बहुत कुछ कह रहा था। तभी लैंजा को याद आता है कि उसने वेंग को कहा था कि अगर वो उसके पास आके उसका नाम बताए तो वो उसे यहाँ से बाहर निकालेगा। इस बात को सोचकर
लैंजा वेंग की तरफ देख के वेंग को बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हें इस रूम से बाहर निकालूंगा, तो मैं ज़रूर तुम्हें इस रूम से बाहर निकालूंगा। बस आज नहीं, आज मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है और आज मैं नया आया हूँ, और अगर उस लिंक्सू ने अभी हम दोनों को देख लिया तो वो हम दोनों को डांटेंगी। तो अभी आज के लिए मैं जाता हूँ, मैं बाद में तुम्हें मदद कर दूंगा या से भागने के लिए, ठीक है? ऐसा बोल के लैंजा मुस्कुराते हुए बाहर से चला जाता है। दूसरे दिन लैंजा पियानो सीखने थोड़ा सा जल्दी आ जाता है और आके बैंक के उस रूम के पास जाके उस टूटे हुए खिड़की के ऊपर अपना हाथों से खटखटाते हुए बैंक को बुलाने लगता है। बैंक लैंजा को देख के खुश हो जाता है। वो उसके छोटे छोटे पैरों से लैंजा की तरफ आके मुस्कुराते हुए लैंजा को कुछ कहने जाता है, फिर वो चुप कर जाता है। इस चीज़ को देखकर लैंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या हुआ? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो। बाय द वे, कल तो मैं भूल ही गया था, मेरा नाम बताना। मेरा नाम लैंजा है। इस बात को सुनकर वेंग उसका सर हाँ में हिलाता है। इस चीज़ को देख के लैंजा मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वेंग का एक क्यूट हरकतें उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वो उस टूटे हुए खिड़की से हाथ घुसा के वेंग का चीक पिंच करने ही वाला था। तभी उस टूटे हुए खिड़की के कांच से उसका हाथ कट जाता है, जिस चीज़ को देख के वेंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। वेंग पैनिक करने लगता है। इस चीज़ को देखकर लैंजा तुरंत वेंग को शांत करते हुए बोलता है, अरे तुम पैनिक क्यों कर रहे हो? और ऐसा मत करो, अगर तुम्हारे आवाज़ को सुन के वो पागल बुढ़ा यहाँ पे आ गया तो हम दोनों को परेशानी होगा। इस बात को सुनकर भी वेंग चुप नहीं करता। वो हल्के हल्के से रोते हुए चीखने लगता है। इस चीज़ को देख के लैंजा डर के जल्दी से अपने पियानो रूम में चला जाता है। तभी लिंगसू लैंजा के पास आके लैंजा को बोलता है, क्या हुआ? तुमने तो कहा था तुम्हें मेरे पास पियानो नहीं सीखना है, तो आज क्यों आए? इस बात को सुनकर लैंजा इतराते हुए बोलता है, मुझे आने का कोई शौक नहीं था, मॉम डैड ने फोर्स किया था, बस इसी वजह से। मैंने उनको जाके कहा कि आपको कुछ नहीं आता और आप मुझे सिखाना भी नहीं चाहते। इस बात को सुनकर लिंगसू मुस्कुराते हुए बोलता है, तो उन्होंने क्या कहा? इस बात को सुनकर लैंजा उसके मन में बोलता है, उन्होंने मेरे बात पर बिलीव भी नहीं किया, पर कोई बात नहीं, मैं आपको किसी न किसी तरीके से काबू में तो लाऊंगा। फिर वो मुस्कुराते हुए लिंगसू को बोलता है, उन्होंने कहा है कि हाँ, उनका फ्रेंड लिंगसू थोड़ा सा दिमाग से हिला हुआ है, तो इसी वजह से उनका बात मान के चुपचाप पियानो सीख लो। पियानो सीख जाने के बाद उस पागल से हम लोगों का कोई भी रिश्ता नहीं है। इस बात को सुनकर लिंगसू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो गुस्से में मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे अच्छे से पता है तुम झूठ बोल रहे हो, मगर तुम बहुत ज़्यादा स्पॉइल किड हो। अपने बड़ों से कोई ऐसे बात करता है? तभी लैंजा अपने मन के अंदर सोचता है, आपको तो बड़े होने का कोई हक ही नहीं है। एक छोटे बच्चे को उतनी बुरी तरीके से मार के उसे रूम में बंद करके रखते हो। मन तो कर रहा है अभी पुलिस को बुला के तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँ, तब अच्छे से पता चलेगा। जब पुलिस के हाथ से तुम्हारे पीठ पर भी डंडे पड़ेगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि मार खाना असल में कैसा लगता है। ऐसा कुछ सोचकर ही फिर लैंजा लिंगसू की तरफ देख के लिंगसू को बोलता है, अगर आपको तमीज़ आता है तो मुझे थोड़ा सिखा दीजिए, शायद फ्यूचर में मुझे काम आ जाए। इस बात को सुनकर लिंगसू गुस्सा होकर बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तमीज़ सिखाता हूँ, ताकि फ्यूचर में तुम एक बेटर पर्सन बन जाओ और बदतमीजी करने का दोबारा हिम्मत ना करो। ऐसा बोल के लिंगसू लैंजा के पीठ पर बहुत सारा छड़ी तोड़ने लगता है। ऐसे मार खाते हुए लैंजा उसके मन में सोचता है, ठीक है, जितना मारना है उतना मार लो, मगर जब तुम्हारा सिखाया हुआ चीज़ ही मैं तुम्हें वापस करूँगा, मैं भी देखूँगा तब तुम्हें कैसा लगता है। लैंजा को अच्छे से सबक सिखाने के बाद लिंगसू लैंजा को पियानो का कुछ स्पेशल ट्यून सिखाने लगता है। लैंजा भी मन से सीख रहा था, क्योंकि अगर वो ये चीज़ मन से ना सीखे तो उसका मॉम डैड ने उसे कहा है कि उसे दूसरे टीचर के पास वो लोग दे देंगे।
मगर उसे तो अभी दूसरे टीचर के पास नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे उसे कोई अच्छा चीज़ जो मिला है वो है पेइंग, जिसे वो बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहता है। हर दिन की तरह ही जब उसका पियानो क्लास ख़त्म होता है, वो सीढ़ी से उतर के इधर उधर देख के बेंग के रूम के पास जाके बेंग को बुलाता है। बेंग सुबह की तरह ही लैंजा के पास आता है, मगर लैंजा बेंग को देख के थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि बेंग का हाथ और मुंह किसी ने बांध के रखा है। मगर बेंग को देख के नहीं लग रहा है कि वो सैड है, बल्कि लैंजा को देखकर बेंग का आंखें इतना ज़्यादा स्पार्कल कर रहा है, जैसे मानो उसकी इस हालत में भी उसे कोई होप मिल गया है। मगर लैंजा बेंग का ऐसा हालत देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में बोलता है, किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? क्या ये लोग जानवर है? क्या इन लोगों को थोड़ा सा भी इंसानियत पता नहीं है? एक बच्चे के साथ कोई ऐसा करता है? ऐसा बोल के लैंजा फिर से उस टूटे हुए खिड़की के छोटे से जगह से उसका हाथ अंदर डाल के वेइंग के मुंह से वो कपड़ा खोल देता है। तभी उसे दिखाई देता है वेइंग के होठ काट के वहाँ पे पूरा रेड हो गया है। शायद वेइंग को किसी ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा था। इस चीज़ को देखकर लैंजा वेइंग को बोलता है, किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? तुम मुझे उसका नाम बताओ, फिर मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। क्या दर्द हो रहा है? रुको, मैं दवाई लगा देता हूँ। इस बात को सुनकर वेइंग उसका सरनामे हिलाता है। वो लैंजा को बोलता है, नहीं, मत लगाइए। इस बात को सुनकर लैंजा कॉन्फ्यूज होकर वेइंग को बोलता है, मगर क्यों? क्यों नहीं? अगर मैं दवाई नहीं लगाऊंगा तो तुम्हारा ये चोट कैसे ठीक होगा? वैसे मैं तुम्हारे लिए आज और भी कुछ अच्छा सा लाया हूँ, तुम खाओगे? इस बात को सुनकर बेंग उसका सरनामे हिलाता है। तभी लैंजा बेंग को बोलता है, क्यों नहीं खाओगे? तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें कोई खाना ही नहीं देता। मैं दे रहा हूँ, तुम खा लो। इस बात को सुनकर बेंग उसके धीमे वॉइस में बोलता है, आपने कहा था कि आप मुझे यहाँ से भगा के ले जाएंगे, कब ले जाएंगे? इस बात को सुनकर लैंजा उसके गले को खराश के बेंग को बोलता है, असल में अभी नहीं, अभी नहीं हो सकता। मैं बाद में तुम्हें ले जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मगर अभी नहीं। इस बात को सुनकर बेंग मुस्कुराते हुए बोलता है, कोई बात नहीं। वैसे बाद में कब? 1 महीने बाद या फिर 2 महीने? इस बात को सुनकर लैंजा उसके मन में बोलता है, अब मैं इसे कैसे आंसर करूं कि मैं इसे यहाँ से कब भगा के ले जाऊंगा। मुझे पता ही नहीं है कि मैं इसे असल में यहाँ से भगा के ले जा पाऊंगा या नहीं। फिर वो उसके मन में बोलता है, ये तो एक बच्चा है और यहाँ पे इस हालत में है, इसे थोड़ा सा होप दे देने से क्या होगा, बात का हम बाद में देख लेते हैं। ऐसा बोल के लैंजा बेंग को बोलता है, उससे भी थोड़ा कुछ देर बाद, क्योंकि तुम्हें भगा के ले जाने के बाद ये बूढ़ा मुझे छोड़ेगा नहीं, इसी वजह से उसके लिए कुछ अच्छा सा बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसके बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा यहाँ से भगा के। ऐसा बोल के लैंजा बेंग के फेस पर दवाई लगाना जाता है, मगर बेंग उस दवाई से डर के दूर हट जाता है। तभी इस चीज़ को देख के लैंजा कॉन्फ्यूज होकर बोलता है, क्या हुआ? मैं तुम्हारे फेस पे दवाई लगाने वाला था, तुम दूर क्यों चले गए? और ये डरने वाला कोई चीज़ नहीं है। क्या तुमने कभी दवाई नहीं देखा? देखो, मैं मेरे फेस पे लगा रहा हूँ। ऐसा बोल के लैंजा उसके फेस पे लगा के फिर वेंग की तरफ देख के वेंग को बोलता है, देखा ना, कुछ नहीं हुआ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे फेस पे दवाई लगा देता हूँ। इस बात को सुनकर भी वेंग उसके पास नहीं आता। इस चीज़ को देख के लैंजा वेंग को कुछ बोलने जाता है, तभी उसे सुनाई देता है सीढ़ी से कोई नीचे उतर आ रहा है। इस चीज़ को सुनकर लैंजा और वेंग दोनों ही डर जाता है। तभी लैंजा जल्दी जल्दी में उसके बैग से खाने का एक चीज़ निकाल के उस टूटे हुए खिड़की से रूम के अंदर फेंक के दौड़ के बाहर से भागते हुए जाने लगता है। दूसरे दिन जब लैंजा पियानो सीखने आता है, तब वो बेंग से बात करने ही वाला था, तभी लिंगसू लैंजा की तरफ देख के लैंजा को बोलता है, नीचे इतने देर तक तुम क्या करते हो? मैंने तुम्हें क्या कहा था, इधर उधर मत देखना, सीधे अपने पियानो लेसन में जाना। इस बात को सुनकर लैंजा
लिंगसू को बोलता है, मेरी मर्जी, मैं क्या करूँगा, आपका बात मैं क्यों सुनूँ। और मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप मुझे मत सिखाइए। और आप मेरे पियानो टीचर है, मेरे मॉम और डैड नहीं है जो आप मुझे इतना ज़्यादा डांटते हैं, गंदे पर्सन। ऐसा बोल के लहंजा उसके पैरों को ठोकते हुए पियानो रूम में जाके फिर से उसके पहले दिन की तरह ही एक अनाड़ी की तरह पियानो बजाने लगता है। फिर वो कुछ सोच के बहुत ही प्यारा सा एक ट्यून बजाता है। कुछ देर बाद लिंगसू रूम के अंदर आता है। रूम के अंदर आके लिंगसू लहंजा को बोलता है, तो तुम्हें अच्छे से पियानो बजाना आता है और तुम इतने दिनों तक नाटक कर रहे थे। इस बात को सुनकर लहंजा लिंगसू को बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बस यही वाला ट्यून अच्छे से बजाना आता है और मेरे डैड को ये वाला ट्यून बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसी वजह से उन्होंने मुझे आपके पास भेजा नए तरीके से पियानो सीखने के लिए। इस बात को सुनकर लिंगसू लहंजा को बोलता है, मुझे ये वाला ट्यून और एक बार बजा के सुनाओ। इस बात को सुनकर लहंजा मुंह बनाते हुए बोलता है, नहीं होगा। इस बात को सुनकर लिंगसू कॉन्फ्यूज होकर बोलता है, मतलब। इस बात को सुनकर लहंजा बोलता है, मतलब नहीं होगा, मैं हमेशा इसे बजा नहीं पाता, बस कभी कभी ऑटोमेटिकली मेरे हाथ से ये ट्यून बज जाता है। इस बात को सुनकर लिंगसू लहंजा को बोलता है, मुझे पता है ये बहाना है, तुम कितने ढीठ हो इन दिनों में मुझे पता चल गया है। ऐसा बोल के लिंगसू लहंजा को जो वाला ट्यून वो सिखा रहा था उसका लेसन दे के रूम से बाहर चला जाता है। जब लहंजा रूम के अंदर बैठ के प्रैक्टिस कर रहा था तभी उसे सुनाई देता है नीचे की तरफ से बेंग का रोने का आवाज़ और छड़ी से जोर जोर से मारने का आवाज़। इस साउंड को सुनकर लहंजा समझ जाता है कि लिंगसू नीचे जाके वेइंग को मार रहा है। इस चीज़ को सोचकर ही लहंजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो पियानो पर उसका हाथ जोर से ठोक के मारता है। लहंजा बोलता है, क्या ये आदमी पागल है, ये हमेशा वेइंग को ऐसे बुरी तरीके से मारते क्यों है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो भी कुछ नहीं बोलते, क्या सभी लोग पागल बन चुके हैं, मुझे इस चीज़ को रोकना होगा। ऐसा बोल के लहंजा रोकने के लिए जाने ही वाला था तभी एक मेड लहंजा को रोकते हुए बोलता है, कहाँ पे जा रहे हैं आप। इस बात को सुनकर लहंजा बोलता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, वो कितने बुरी तरीके से वेइंग को मार रहे हैं, मैं उन्हें रोकने जा रहा हूँ। इस बात को सुनकर वो मेड बोलता है, ऐसा मत कीजिए यंग मास्टर, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ऊपर से चीज़ें बिगड़ सकता है। इस बात को सुनकर लहंजा बोलता है, और कितना ज़्यादा बिगड़ेगा, इतना ज़्यादा तो बिगड़ चुका है ना। क्या तुम लोग बहरे हो, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता कि एक छोटे से बच्चे को उतने बुरी तरीके से मार रहा है, क्या तुम लोग उन्हें रोक नहीं सकते। इस बात को सुनकर वो मेट लहंजा को बोलता है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो पर्सन है ही ऐसा, और आपको बेइंग मास्टर का नाम कैसे पता। इस बात को सुनकर लहंजा उस मेट को बोलता है, ये चीज़ जान के तुम क्या करोगे और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। इस बात को सुनकर वो मेट लहंजा को इस बारे में और सवाल नहीं करता, वो बस लहंजा को बोलता है, देखिए वो बेइंग मास्टर के अंकल है और ये सारी बातें आपको बताना तो नहीं चाहिए, मगर उनके मॉम डैड के बाद लिंगसू मास्टर ही उनके इकलौते गार्जियन है और वो कुछ सालों से वेइंग का ध्यान भी रख रहे हैं। तभी लहंजा गुस्सा होकर बोलता है, इसे ध्यान रखना कहते हैं, ऐसे जानवरों की तरह उसके साथ बिहेव करके आप लोग इसे ध्यान रखना कह रहे हैं। इस बात को सुनकर पोमेट बोलता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मैं बस बोल रहा हूँ कि आप वहाँ पे मत जाइए, नहीं तो अभी उसे जितना मार पड़ रहा है उससे भी ज़्यादा पड़ेगा। आप तो कुछ देर के लिए बातें बोल के यहाँ से चले जाएंगे, जो कुछ सहना होगा उन्हें सहना होगा, तो उनका परेशानी और मत बढ़ाइए। ऐसा बोल के वो मेड वहाँ से चला जाता है। लहंजा का मन तो कर रहा था कि वो वहाँ पे जाके लिंक्स को रोके, मगर अगर उसके जाने से वेंग को और भी ज़्यादा मार पड़ा तो वो क्या करेगा। ऐसा कुछ सोचकर ही लहंजा चुपचाप उसके पियानो रूम में चला जाता है, मगर उसे कुछ तो करना पड़ेगा वेंग को बचाने के लिए। ऐसा कुछ सोचकर ही लहंजा उसके पास ही एक भास रखा था उसे बहुत ज़ोर से पियानो की तरफ ही फेंक के मारता है, जिसकी वजह से
बहुत ज़ोर से एक आवाज़ सुनाई देता है। इस आवाज़ को सुन के कुछ मिनटों के अंदर ही लिंगसू सीढ़ी से ऊपर आके जब देखता है कि उसके पियानो एंड वो भास दोनों ही बहुत बुरी तरीके से टूट गया है। इस चीज़ को देख के लिंगसू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चीख कर बोलता है, तुमने ये क्यों किया? तुम्हें पता है ये चीज़ मेरे कितने पसंदीदा पर्सन ने मुझे दिया था और तुमने इसे तोड़ दिया। इस बात को सुनकर लहंजा उसका सर ना में हिलाते हुए बोलता है, मैंने नहीं तोड़ा। इस बात को सुनकर लिंगसू बोलता है, तुम इस रूम में थे, अगर तुमने नहीं तोड़ा तो और किसने तोड़ा? इस बात को सुनकर लहंजा बोलता है, मुझे नहीं पता किसने तोड़ा, पर आपके पास क्या कोई प्रूफ है जो आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? जब मैंने कहा कि मैंने नहीं तोड़ा तो मैंने नहीं तोड़ा। इस बात को सुनकर लिंगसू गुस्सा होके लहंजा के पास जाता है उसे थप्पड़ मारने के लिए। लहंजा जो बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो गया था, वो उसका फेस आगे बढ़ा के बोलता है, मारिए मारिए थप्पड़, जितना मन है उतना मारिए, मगर एक बात याद रखना, आपके मुझे ऐसे मारने के बाद मैं मेरे डैड को जाके अच्छे से बताऊंगा कि आप मुझे कैसे ट्रीट करते हैं। इस बात को सुनकर लिंगसू लहंजा को बोलता है, हाँ पता ना, मैं भी देखता हूँ तुम्हारी हरकतों को बोलने के बाद वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। इस बात को सुनकर लहंजा बहुत ही एरोगेंटली बोलता है, क्या करेंगे? तो ऐसा डांट के छोड़ देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। मैं उनका इकलौता चाइल्ड जो हूँ, तो आप आपके बारे में सोचिए। इस बात को सुनकर लिंगसू लहंजा को थोड़ा सा और डांटना चाहता था, मगर उसके पियानो को वैसे बुरी तरीके से टूटा हुआ देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसी वजह से वो और ज़्यादा कुछ लहंजा को नहीं बोलता। वो जाके उसके पियानो को ठीक ठाक करने लगता है। असल में पियानो पूरी तरीके से नहीं टूटा था, उसका कुछ बटन टूट गया था, ऐसे आवाज़ ज़ोर से फेंकने की वजह से। उसी चीज़ को लिंगसू ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तभी लहंजा उसका बैग लेके जल्दी से नीचे आके वहीं के उस रूम की तरफ देखता है। उसे दिखाई देता है आज दरवाज़ा खुला हुआ है। शायद जल्दी जल्दी में यहाँ से जाने की वजह से लिंगसू भूल गया है दरवाज़ा बंद करना। तभी लहंजा जल्दी से रूम के अंदर जाता है। तब उसे दिखाई देता है उस रूम में एक छोटा सा बेड है, जहाँ पर वेंग चुपचाप लेटा हुआ है और उसके पूरे शरीर में लाल लाल निशान बन गया है छड़ी से मार खाने की वजह से। वेंग रो नहीं रहा है, शायद वेंग बेहोश हो गया है। ऐसा कुछ सोचकर ही लहंजा वेंग के पास जाके उसके बैग से पानी निकाल के वेंग के फेस पे छिड़कता है, जिस चीज़ से वेंग को होश आता है। वेंग डर के चीखने ही वाला था, तभी लहंजा वेंग के फेस पर उसका हाथ रख के उसे बोलता है, चीखो मत, ये मैं हूँ, तो डरो मत, ठीक है? और तुम्हें वो इस तरीके से मार क्यों रहे थे? क्या तुमने कोई शरारत किया है? ऐसा बोल के ही लहंजा फिर अपने बात को काट कर ही बोलता है, मैं भी कैसा सवाल कर रहा हूँ, तुम जैसे पर्सन क्या कोई शरारत कर सकता है? जो भी सारा गलती है उस बुड्ढे का ही है। ना जाने उसके दिमाग में कौन सा कीड़ा चलता है और वो ऐसे हरकतें करता है। क्या कोई वजह नहीं है जिस वजह से उन्होंने तुम्हें मारा? इस बात को सुनकर बेइंग मुस्कुराते हुए लहंजा को बोलता है, आप मुझे यहाँ से कब भगा के ले जाएंगे? आपने वादा किया था। इस बात को सुनकर लहंजा बेइंग को बोलता है, ऐसी सिचुएशन में भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो? इस बात को सुनकर बेइंग बोलता है, हाँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चला गया तो वो मुझे और मार नहीं पाएंगे और मुझे भी यहाँ से मुक्ति मिल जाएगा। इस बात को सुनकर लहंजा बेइंग को बोलता है, मैंने जब कहा है तुम्हें ले जाऊंगा तो तुम्हें ले जाऊंगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? इस बात को सुनकर बेइंग लहंजा के दोनों हाथों को पकड़ के लहंजा को बोलता है, आप झूठे तो नहीं हो ना? आप मुझसे झूठे वादे तो नहीं कर रहे हैं ना, मॉम डैड की तरह? आप मुझसे बातें करके फिर भाग तो नहीं जाओगे ना? इस बात को सुनकर लियांजा क्या बोले उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वो वेइंग को बोलता है, अरे अरे, मैं झूठे वादे क्यों करूँगा, मैं सच्ची वादे कर रहा हूँ। और लियांजा कभी वादा नहीं तोड़ता, मैंने तुम्हें कहा था ना, बस समय लग रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ से भगा के नहीं ले जाऊँगा। अगर तुम मेरे बात पे बिलीव नहीं करते तो छोड़ो, इस बात को भूल जाओ।
इस बात को सुनकर बेइंग उसका सर ना में हिला के बोलता है, नहीं नहीं, ठीक है, मैं समझ गया, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। इस बात को सुनकर लहंजा एक गहरा सांस छोड़ के फिर बेइंग को बोलता है, क्या मैं दवाई लगा दूँ तुम्हारे शरीर पर, तो फिर तुम्हें आराम मिलेगा। इस बात को सुनकर बेइंग उसका सर फिर से उस दिन की तरह ही ना में हिलाता है। इस चीज़ को देखकर लहंजा गुस्सा होकर बोलता है, तुम हर बार दवाई लगाने से मना क्यों करते हो? तुम्हें क्यों डर लगता है दवाई लगाने से? ऐसा बोल के लहंजा चुपचाप वहाँ पे बैठ के सोचने लगता है कि वो इसके बाद क्या करे। फिर वो कुछ सोच के बेइंग के लिप के कॉर्नर पे जहाँ पे चोट लगा था वहाँ पे किस करता है। इस चीज़ को देखकर बेइंग उसके पीटी पीटी आंखों से लहंजे की तरफ देखने लगता है। तभी लहंजा उसके गले को खराश के बोलता है, देखो, तुम उल्टा सीधा कुछ मत सोचो, मैं उस तरीके का पर्सन नहीं हूँ। वो जब मेरे डैड को चोट लगता है तो मेरे मॉम इस तरीके से उन्हें ट्रीट करते हैं और डैड कहते हैं इससे वो बहुत अच्छे तरीके से ठीक भी हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने ये चीज़ किया कि आप तुम्हें थोड़ा सा ठीक लग रहा है। बेइंग जो इस दुनिया के सारे चीज़ों से अनजान था और उसे पता ही नहीं है कि इन सारी चीज़ों से उन्हें साय ये एम्बरेस फील होना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल एक बच्चा ही था। 18 साल होने के बावजूद भी वो उसका सर ना में हिलाता है। तभी लहंजा बेंग के हाथ पर जहाँ पे चोट लगा था वहाँ पे किस करके बेंग को बोलता है, क्या आप ठीक लग रहा है? इस बात को सुनकर बेंग कुछ बोलने जा रहा था, तभी लहंजा बेंग को बोलता है, मुझे अच्छे से पता था ये चीज़ काम नहीं करता। अगर ये चीज़ नहीं काम करे तो मैं तुम्हें दवाई लगा दूंगा। इस दवाई लगा दूंगा बात को सुनकर ही बेंग उसका सर हाँ में हिलाता है। वो लहंजा को बोलता है, हाँ, ठीक लग रहा है, अब थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, दवाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुरा के बोलता है, तो ये सच में काम करता है, मैं भी ट्राई करके देखूंगा अगर कभी मुझे चोट लगा। ऐसा बोल के वो बेंग के चिक पे फिर से किस करता है। मगर लहंजा जब भी बेंग के शरीर पे या उसके चिक पे किस कर रहा था, उसके शरीर में और मन में कुछ अजीब सा ही फीलिंग उसे महसूस हो रहा था। उसका मन कर रहा था वो इस पर्सन को पूरी तरीके से अपना बना ले, मगर वो बार बार उसके मन को समझाया जा रहा था कि ऐसा कुछ बातें वो ना सोचे, क्योंकि ऐसा बातें सोचना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इस पर्सन का अभी इतना ज़्यादा बुरा हालत है, और इस बुरे हालत में अगर वो ऐसे गंदे बातें सोचेगा तो उस लिंगसू और उसके अंदर क्या अंतर रह जाएगा। लहंजा बेंग के पूरे शरीर में बहुत ही प्यार से किस करके उसके सर पे हाथ फैला के फिर बेंग को बोलता है, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से ले जाऊंगा, बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द, ठीक है? ऐसा बोल के लहंजा हर दिन की तरह ही उसके बैग से एक खाना निकाल के बेंग को दे के वहाँ से चला जाता है। ऐसे करके 2-3 दिन बीत जाता है और लहंजा और बेंग हर दिन ऐसे ही बातें करता रहता था। उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा क्लोजनेस भी आ गया था। अब बेंग उसके साथ बहुत ही कैजुअली बात भी करता था, मगर हर दिन वो लहंजा से पूछता था कि वो कब उसे इस जगह से भगा के ले जाएगा, क्योंकि लहंजा ने उसको प्रॉमिस जो किया था। ऐसा कुछ जब बेंग लहंजा को बोलता था, हर दिन की तरह ही लहंजा एक ही आंसर करता था, इतना जल्दी थोड़ी ना होता है, मैं तुम्हें ज़रूर बाहर ले जाऊंगा, मगर थोड़ा सा समय लगेगा। इस बात को सुनकर निराश होने के बावजूद भी बेंग उसके फेस पे एक प्यारा सा मुस्कान ला के लहंजा को बोलता था, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। तभी एक दिन जब पियानो क्लास ख़त्म हो जाने के बाद लहंजा और बेंग उस टूटे हुए खिड़की के पास खड़ा होके दोनों बात कर रहे थे, तभी लिंगसू सीढ़ी से नीचे उतरते हुए जब उन दोनों को उस हालत में देखता है, तब गुस्सा होके लहंजा को बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लिंगसू के आवाज़ को सुनकर ही बेंग डर के दौड़ के जाके उसके बेड पर चुपचाप सो जाता है। तभी लहंजा बहुत ही एरोगेंटली बोलता है, क्या कर रहा हूँ? बस देख रहा था कि यहाँ पे कोई है कि नहीं। इस बात को सुनकर लिंगसू लहंजा को बोलता है, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मेरे। तभी लहंजा
लिंग उसके बात को काट के बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है कि यहाँ पे सिर्फ पियानो सीखना और कुछ नहीं, सीधे पियानो सीखना और सीधे घर जाना। मुझे याद है ये बात, आपको बार बार याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं चला ही जा रहा था, बस मेरा मन किया, इसी वजह से उस जगह से देख रहा था, इतना क्या है। ऐसा बोल के लहजा उसके घर चला जाता है। दूसरे दिन जब वो पियानो सीखने आता है, हर दिन की तरह ही वो उस खिड़की से झांक कर देखता है, मगर उसे दिखाई देता है उस रूम के अंदर कोई भी नहीं है। इस चीज़ को देख के उसे लगता है शायद बेंग हमेशा की तरह ही किसी कोने में चुप कर बैठा हुआ है। अगर वो उसे पुकारेगा तो शायद बेंग उसके पास आ जाएगा। तभी जब वो उसके धीमे धीमे वॉइस में बेंग को पुकारता है, मगर कुछ देर बाद भी जब बेंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तब वो नोटिस करता है कि रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। इस चीज़ को देखकर लेंजा उस रूम के अंदर जाता है और अंदर जाके चारों जगह बेंग को ढूंढने लगता है। तब उसे दिखाई देता है बेंग उस रूम के कहीं पर भी नहीं है। बस वहाँ पे बेंग का खाया हुआ कल जो ब्रेड उसने दिया था, उसका छोटा सा टुकड़ा गिरा हुआ है। इस चीज़ को देखकर लैंजा उस गिरे हुए ब्रेड के टुकड़े को अपने हाथ में लेकर अच्छे से देखता है। तब उसे दिखाई देता है उस ब्रेड के एक जगह पे थोड़ा सा खून लगा हुआ है। इस चीज़ को देख के लैंजा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो उस रूम से बाहर आके अपने पियानो रूम पे जाके पियानो बजाने लगता है। जब लिंगसू उसके रूम के अंदर आता है, तब उसका मन कर रहा था कि वो लिंगसू को कुछ पूछे कि असल में बेंग कहाँ है, मगर वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उसके पूछने के बाद भी लिंगसू उसे कुछ भी नहीं बताएगा। इसी वजह से वो चुपचाप पियानो क्लास करने लगता है। तभी लिंगसू को कोई कॉल करता है, जिसकी वजह से लिंगसू मेंशन से बाहर निकल जाता है। जाने से पहले लिंगसू लैंचा को बोलता है, चुपचाप पियानो सीखने में ध्यान देना, और ये वाला पियानो नया है, क्योंकि पुराना वाला तो तुमने तोड़ दिया है। अगर इस चीज़ को भी तुमने तोड़ा तो तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। इस बात को सुनकर लैंजा ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जब वो देखता है लिंगसू का कार बाहर से जा रहा है, वो खुश होके दौड़ के उसके रूम से बाहर आके इधर उधर बेंग को ढूंढने लगता है। मगर जब वो निराश होने ही वाला था, तभी उसे एक रूम दिखता है, जिस रूम को देखकर उसे कुछ शक होता है। इसी वजह से वो उस रूम के पास जाके उस रूम के दरवाजे पे खटखटाता है। फिर वो धीमे से बोलता है, बेंग क्या तुम इस रूम के अंदर हो? इस बात को सुनकर बेंग, जो सच में उस रूम के अंदर था, वो दरवाजे को पीटते हुए रोते रोते बोलता है, हाँ मैं यहाँ पे हूँ, क्या आप प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाएंगे? मैं आपको कब से बोल रहा हूँ कि आप मुझे यहाँ से ले जाइए, मगर आप मेरे बात ही नहीं सुन रहे हैं। क्या आप वादा करके अपना वादा तोड़ देंगे? इस बात को सुनकर लहजा बेंग को बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं क्यों मेरा वादा तोड़ूंगा? मैं सच में आज तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा रहा था, क्योंकि मेरा हालत भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और ये दुनिया बहुत ज़्यादा जालिम है। मैं तुम जैसे क्यूट से पर्सन को लेके कैसे सरवाइव करूँगा? मगर अब तो मुझे लग रहा है मुझे जैसा भी सिचुएशन फेस करना पड़ा मैं करूँगा, मगर मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर बाहर ले जाऊँगा। ऐसा बोलकर ही लैंजा दरवाजे को तोड़ने लगता है, मगर दरवाज़ा बहुत ज़्यादा सख्त था। इसी वजह से दरवाज़ा टूट ही नहीं रहा था। तभी लैंजा उसका शरीर का पूरा ताकत लगा के दरवाजे को धक्का मारते हुए दरवाज़ा एकदम से तोड़ देता है। जब वो रूम के अंदर जाता है, उसे दिखाई देता है बेंग का हालत पहले दिनों से भी बहुत ज़्यादा खराब था। कल शायद लिंगसू ने उसे कुछ ज़्यादा ही बुरी तरीके से मारा था। बेंग का प्रीटी सा फेस सूजा हुआ है, उसका प्रीटी प्रीटी आँखें रोते रोते पूरा सूज गया है और वो बहुत ज़्यादा वीक भी दिख रहा था। तभी लहजा बेंग के पास जाके बेंग के हाथ को पकड़ के खींचते हुए बाहर से ले जाने ही वाला था, तभी उसे महसूस होता है बेंग को बहुत ज़्यादा बुखार है। वो एकदम से रुक के बेंग को उस रूम के एक सोफे पे बिठा के बेंग को बोलता है, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा बुखार है, ऐसी हालत में
तुम कैसे भागोगे मेरे साथ? इस बात को सुनकर बेंग मुस्कुराते हुए बोलता है, आप है ना मेरे साथ। जब तक आप रहेंगे मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे बस यहाँ से जाना है। और ये बुखार तो कुछ भी नहीं है। मुझे हमेशा ही ऐसा होता है जब अंकल मुझे बहुत ज़्यादा मारते हैं। मुझे आदत है। आप ज़्यादा मत सोचिए। आप बस मुझे यहाँ से ले चलिए। तभी लहंजा बेंग को बोलता है, नहीं तुम रुको, मेरे पास दवाई है। तुम पहले दवाई को खा लो, उसके बाद हम चले जाएंगे। इस बात को सुनकर बेंग डरते हुए बोलता है, नहीं नहीं, पहले हम भाग जाते हैं, उसके बाद मैं आपकी हर एक बात सुनूंगा। अगर अंकल यहाँ पे आ गए तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे और हम लोग और भाग भी नहीं पाएंगे। इस बात को सुनकर लहंजा बेंग को बोलता है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना यहाँ पे। और तुमने तो कहा कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम नहीं डरोगे। और अगर मैंने कहा है कि मैं आज तुम्हें लेके यहाँ से भागूंगा तो भागूंगा। मैं किसी का बात नहीं सुनूंगा। आज हम दोनों यहाँ से जाएंगे, ठीक है? इस बात को सुनकर बेंग उसका सर हाँ में हिला के डरते डरते लेंजा के हाथ से दवाई लेके खाने ही वाला था। तभी वहाँ पे लिंगसू कैसे आ जाता है और आके लेंजा और बेंग को एक साथ देख के मुस्कुराते हुए बोलता है, मैंने जो शक किया था तो वही सही है। मैंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था और तुम उसमें फंस भी गए। मुझे अच्छे से पता था कि तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। और देखो, मैं सही था। लेंजा, तुम्हारा पियानो क्लास ख़त्म होता है और कल से तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अब जा सकते हो। इस बात को सुनकर लेंजा बोलता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और अगर मैं जाऊंगा तो बेंग को मेरे साथ ले जाऊंगा। इस बात को सुनकर लिंगसू लेंजा को बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे होते हुए तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा पाओगे। इस बात को सुनकर लेंजा डेविल मुस्कुराते हुए बोलता है, आपको क्या लगता है मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा? इस बात को सुनकर लिंगसू डेविल मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर रोक सको तो रोक लो, किसने तुम्हें मना किया है? ऐसा बोलकर लिंगसू वेंग को हाथों से पकड़ के खींचते हुए एक दूसरे रूम में ले जाते हुए वेंग को बोलता है, तुम्हारा हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तुम यहाँ से भागना चाहते हो। जीते जीतो मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। और तुम दोबारा इस बारे में ना सोचो, इसके बारे में भी मैं ध्यान रखूंगा। ऐसा बोलकर लिंगसू उसके हाथ में एक छड़ी उठा के और बेंग को एक हाथों से खींचते हुए उसे एक दूसरे रूम में ले जाता है। तभी लैंजा लिंगसू को रोकने की कोशिश करता है, मगर लिंगसू लैंजा से बहुत ज़्यादा बड़ा था और लैंजा सिर्फ 21 साल का था। इसी हिसाब से वो भी थोड़ा सा बच्चा ही था। मगर लैंजा तो लैंजा है, वो किसी का थोड़ी ना सुनने वाला है। जब लैंजा देखता है लिंगसू उसका कोई भी बात नहीं मान रहा है और वो वेंग को एक रूम में ले जाके फिर से बेरहमी से मारने लगा है, उसका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वो आसपास कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे बेंग का रोने का आवाज़ सुनाई देता है। बेंग रोते रोते बोल रहा था, लैंजा प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलिए। आपने वादा किया था कि मुझे यहाँ से ले जाएंगे। अब प्लीज़ अपना वादा मत तोड़िए। मगर वो आंखों के सामने लैंजा को कहीं भी ना देखकर अपने धीमे हुए वॉइस में बोलता है, तो आप झूठे थे। आपने मुझसे झूठे वादा किया था। आपका कोई भी बात सच नहीं था। ऐसा बोलकर ही लिंग बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तभी कहीं से लैंजा आके लिंगसू के सर पे एक शराब का बोतल बहुत जोर से मार के बेंग को उसके एक हाथ से उठा के बेंग की तरफ देख के बेंग को बोलता है, किसने कहा है कि मेरा सारा वादा झूठा था? लैंजा कभी झूठे वादे नहीं करता। तुम समझ गए ना? मेरा कुछ मजबूरी था, इसी वजह से मुझे इतना ज़्यादा देर हुआ और इसमें मेरा कुछ गलती भी था। मुझे थोड़ा सा हिम्मत दिखाना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। मगर तुम चिंता मत करो, आज के बाद जो भी सिचुएशन आएगा हम दोनों एक साथ फेस करेंगे। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के वो लिंगसू की तरफ देख के लिंगसू को बोलता है, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बहुत पागलपन चढ़ा था तुम्हारे सर में। उसका भूत
एक साथ उतार दिया। तभी बेंग जब लिंगसू की तरफ देखता है उसे दिखाई देता है लिंगसू उस शराब के बोतल के एक बार से ही खून से लथपथ होके नीचे एक मरे हुए पर्सन की तरह लेटा हुआ है। तभी बेंग डरते डरते लहंजा को बोलता है, क्या अंकल मर गए हैं? अब क्या होगा? इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे तो नहीं लगता कि ये बुढ़ा मरा है। अगर मर भी जाए तो इसमें क्या है? हम लांग से हमारे साथ कोई क्या करेगा? और तुम चिंता मत करो, मेरे डैड को उनका रेपुटेशन बहुत प्यारा है, तो इसी वजह से वो किसी भी तरीके से मुझे बचा लेगा, चाहे ये पर्सन मर जाए या ना मर जाए। इससे हमारे ऊपर कोई भी आँच नहीं आएगा, तो तुम चिंता मत करो। इस बात को सुनकर बेंग लहंजा को बोलता है, अब सच्ची में मुझे यहाँ से भगा के ले जाएंगे? इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ सच्ची में मैं तुम्हें यहाँ से भगा के ले जाऊंगा। तुमने देखा नहीं मैंने कैसे इस बुढ़े का सर को फोड़ा? क्या तुम्हें यहाँ पे छोड़ देने के लिए? नहीं, तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए, आज़ाद करने के लिए तुम्हें। समझ आया तुम्हें? इस बात को सुनकर वेंग क्यूटली उसका सर हाँ में हिलाता है। तभी लहंजा लिंगसू को एक लात मार के फिर बोलता है, मैंने कहा था ना, तुम्हारा सिखाया हुआ लेसन ही मैं तुम्हें एक दिन दूंगा कि जब कोई ढीठ पर्सन बुरा बर्ताव करे तो उसे ऐसे सबक सिखाना चाहिए। ऐसा बोल के लहंजा मुस्कुराते हुए वेंग के हाथ को पकड़ के उस मेंशन से बाहर निकल जाता है। तो फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लहंजा वेंग के हाथ को पकड़ के उसके मेंशन के हॉल रूम में खड़ा था, और जहाँ पे लहंजा के मॉम डैड एंड उसका अंकल भी खड़ा था। लहंजा का डैड लहंजा के गाल पे एक जोर का थप्पड़ लगा देता है। वो चीख के बोलता है, तुम इसे कहाँ से लेके आए? इस बात को सुनकर लहंजा उसके डैड को बोलता है, उसको जान के आप क्या करेंगे? बस आप इतना सा जान लीजिए कि मैंने इस पर्सन से शादी किया है और आज से लीगली ये मेरा वाइफ है। इस बात को सुनकर लहंजा का डैड गुस्सा होकर बोलता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने किसी को ऑलरेडी वादा कर दिया है कि तुम्हारा शादी मैं उसके बेटी के साथ दूंगा, तो अब मैं क्या करूँ? इस बात को सुनकर लहंजा बहुत ही कैजुअली उसके डैड को बोलता है, वादा तोड़ देंगे। इस बात को सुनकर लहंजा का डैड और एक थप्पड़ लहंजा के गाल पे लगा के लहंजा को बोलता है, नालायक, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? इस बात को सुनकर लहंजा उसका सर हाँ में हिलाता है। तभी लहंजा का मॉम लहंजा के पास आके लहंजा को बोलता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या तुमने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा ऐसा काम करने से पहले? इस बात को सुनकर लहंजा उसका सर ना में हिलाता है। लहंजा की इन सारे हरकतों को देखकर उसके सारे फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। तभी लहंजा बेंग के सर पे बहुत ही प्यार से हाथ फिराते हुए बोलता है, तुम डरो मत, डरने वाला कुछ भी नहीं है। तुमने देखा ना मैंने तुम्हारे मेंशन पे कैसे सब कुछ अच्छे से हैंडल किया, तो मैं यहाँ पे भी सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूँगा। तभी लहंजा का माँ एकदम से बोलता है, तुम क्या नॉनसेंस बातें किए जा रहे हो कि तुमने इस पर्सन से शादी किया? हम लोग इस शादी को मान लेते अगर ये लड़का बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होता। तुम्हें पता भी है लहंजा, इसकी वजह से तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? तुमने इतना सा एक छोटा पर्सन के साथ मैरिज किया है। ऐसा बोल के लहंजा का माँ लहंजा को गिल्टी फील कराना चाहता था कि उसने एक बहुत ही ज़्यादा कम उम्र के लड़के के साथ शादी किया है जिसको उसे नहीं करना चाहिए था। तभी लहंजा एकदम से बोलता है, कितना छोटा सा पर्सन मॉम, वो 18 साल का है और मैं 21, तो हमारे एज में ज़्यादा अंतर नहीं है। इस बात को सुनकर लहंजा का मॉम थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वो बेंग को पैर से लेके सर तक अच्छे से घूरने लगता है। फिर वो बोलता है, ये पर्सन 18 साल का है, देखकर तो ये 14 साल लगता है। इस बात को सुनकर बेंग डर के लहंजा के पीछे छुपने लगता है, क्योंकि उसने कभी भी इतने सारे पर्सन एक साथ नहीं देखा है और बहुत सालों से वो रूम के अंदर बंद है, तो इसी वजह से वो बाहर के इन सारे माहौल में अच्छे से घुल भी नहीं पा रहा था। ऊपर से
लहंजा के फैमिली वाले लोग बहुत देर से उन लोगों को डांट रहा था। तभी बेइंग का ऐसा क्यूट हरकतें देख के ना जाने क्यों लहंजा का मॉम का हार्ट थोड़ा सा पिघल जाता है। उनका मन तो कर रहा था कि वो बेइंग के चिक पर हाथ सहला के उसे अपने पास खींच के थोड़ा सा प्यार करे, मगर तभी उसे याद आता है कि इस लड़के को उसके इकलौते बेटे ने शादी करके लाया है, एक लड़का है, और अगर उसके बेटे ने इस लड़के से शादी किया है तो कैसे चलेगा। इसी वजह से वो उसके मन को संभाल के फिर लहंजा को बोलता है, मगर फिर भी ये 18 साल हुआ तो भी क्या है, एक लड़का है, और ये किसका लड़का है, क्या तुमने इससे ज़बरदस्ती शादी किया है। इस बात को सुनकर लहंजा कुछ बोलने जा रहा था, तभी बेइंग लहंजा के पीछे से हल्के से उसके मुंह को निकाल के उसके धीमे वॉइस में बोलता है, नहीं नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं किया, हम दोनों ने मर्जी से शादी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो उनके घर वाले हम दोनों को स्वीकार कर लेंगे और मुझे भी रहने का एक जगह मिल जाएगा। और उसके बाद तभी लहंजा बहन को चुप कराते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो बेबी, ऐसे अपने बातें दूसरों को नहीं बताते, अब तुम बड़े हो गए हो तो बच्चों जैसे हरकतें मत करो। ऐसा बोल के लहंजा लहंजा के मॉम की तरफ देख के उसके मॉम को बोलता है, ये अभी छोटा है ना, तो इसी वजह से आप इसके बात पर कोई ध्यान मत दीजिए मॉम, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत दिनों से मैं इससे शादी करना चाहता था, तो इसी वजह से मैंने शादी कर लिया। तभी लहंजा का मॉम कुछ शक करके लहंजा को बोलता है, क्या तुम कुछ प्लान कर रहे हो, वो भी हम लोगों को ना बता के, और ये लड़का तुम्हें कहाँ से मिला, किसका लड़का है, इसके पेरेंट्स कौन हैं, और इतनी बुरी तरीके से इसे किसने मारा। इस बात को सुनकर लहंजा उसके मॉम को बोलता है, लिंगसू ने इसे मारा, लिंगसू इसका अंकल है। इस बात को सुनकर लहंजा के मॉम कुछ सोच के फिर उसके डैड को कुछ बोलने जा रहा था, तभी लहंजा के डैड के फ़ोन पर कोई कॉल करता है। लहंजा के डैड कॉल को रिसीव करके जब हेलो बोलता है, फ़ोन के दूसरी तरफ से उन्हें कुछ ऐसा सुनाई देता है जिसको सुनकर वो गुस्सा होके फिर उनका फ़ोन काट के लहंजा को बोलता है, तुमने क्या किया, मुझे बताओ अभी, तुमने क्या किया। इस बात को सुनकर लहंजा उसके डैड को बोलता है, आपको ऑलरेडी पता तो चल गया है, दोबारा बता के समय क्यों बर्बाद करना। तभी लहंजा का मॉम क्यूरियस होके लहंजा के डैड को बोलता है, क्या हुआ है। इस बात को सुनकर लहंजा का डैड गुस्सा होकर लहंजा के मॉम को बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे ने क्या किया है, उसने लिंगसू के सर पे मार के उसे लगभग जान से मारने की कोशिश किया। इस बात को सुनकर लहंजा जो वहाँ पे खड़ा था वो बोलता है, लगभग नहीं डैड, मैं उसे जान से ही मारने की कोशिश कर रहा था, मगर वो पर्सन देखिए इतना ज़्यादा ढीठ है, सर पे उतना ज़्यादा चोट लेकर भी वो जिंदा रह गया। ऐसा बोल के लहंजा पीछे बेंग जो इन सारे बातों को सुन के अब डर के मारे काँप रहा था, उसके तरफ देख के उसे बोलता है, डरो मत, अगर किसी को डांटना होगा तो वो लोग मुझे डांटेंगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। तभी लहंजा चीख कर बोलता है, आप पूछ रहे थे ना मॉम, इसके शरीर में इतना सारा चोट कहाँ से आया, उस लिंगसू ने दिया है उसे, वो बुढ़ा हर रोज बेंग को मारता था, क्या वो ये चीज़ ठीक करता था, तो इसी वजह से मैंने बेंग के लिए बदला ले लिया, और अगर फ्यूचर में कोई भी बेंग के साथ ऐसा कुछ करना चाहेगा तो मैं यही वाला चीज़ दोबारा करूँगा। इस बात को सुनकर लहंजा का डैड गुस्सा होकर लहंजा को बोलता है, अभी के अभी तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुरा के बेंग के हाथ को पकड़ के फिर उसके डैड को बोलता है, ठीक है डैड, मैं बाहर निकल जाता हूँ, वैसे भी मुझे भी आपके इस पिंजरे में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे सिर्फ मैं पिंजरे में रहता हुआ एक पंछी की तरह हूँ, जिसे आप अगर खाने को बोलेंगे तो खाना पड़ेगा और बैठने को बोलेंगे तो बैठना पड़ेगा, मैं भी फ्रीली जीना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर लहंजा का डैड मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ हाँ जियो, बाहर जाके जितना फ्रीली जीना है जियो, तुम्हें भी तो पता चले कि पैसा कमाना आखिर कितना ज़्यादा मुश्किल है, सब कुछ तुम्हें आसानी से मिल रहा था, इसी वजह से तुम्हें लग रहा था
कि लाइफ बहुत ज़्यादा इजी है। जब बाहर जाओगे तब तुम्हें अच्छे से सबक मिलेगा। इस बात को सुनकर लहंजा उसके डैड की तरफ देख के एक मोकंगली मुस्कान करके फिर बोलता है, ठीक है डैड, मैं कर लूँगा। मैं आपके तरह थोड़ी ना हूँ जो ग्रैंडपा के जायदाद को पाके खुद को मेहनती सोचे। अगर मेरा हिम्मत और जुनून रहा तो मैं खुद हम दोनों के लिए एक अच्छा सा जगह ढूंढ लेंगे। और मैं इतना ज़्यादा कैपेबल तो हूँ जो मैं हम दोनों के लिए अच्छे से खाने का इंतजाम और रहने का जगह कर पाऊँगा। ऐसा बोल के लहंजा वेंग के हाथ को पकड़ के खींचते हुए उस मेंशन से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद जब लहंजा और बेइंग एक जगह पे बैठे थे तब बेइंग बहुत ही धीमे से बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको घर छोड़ना पड़ा। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुरा के बोलता है, ऐसी बातें मत करो, अब से तुम मेरा लीगली वाइफ हो। और मैं इतना भी ज़्यादा बुरा पर्सन नहीं हूँ कि मैं मेरे वाइफ को प्रोटेक्ट ना करके चुपचाप वहाँ पे खड़ा होके उस पर्सन का बात सुनूंगा। और वैसे भी उस घर में मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं मिलता था, तो मुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ। तुम्हें पता है मेरा हालत भी तुमसे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। वो लोग बस अपना मर्जी चलाते थे, मेरा कोई बात ही नहीं सुनता था। तभी वेइंग लहंजा को बोलता है, मगर आपने तो मुझसे ज़बरदस्ती शादी किया ना, आपका मर्जी तो नहीं था मुझसे शादी करने की। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुरा के बोलता है, किसने कहा कि मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी किया। तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और तुम बहुत ज़्यादा अच्छे भी हो। मेरा शादी वो लोग जिससे दे रहे थे उससे अच्छा है कि मैं तुमसे ही शादी कर लूँ। कितना क्यूट से हो तुम, और तुमने देखा तुम इतना बच्चों की तरह दिखते हो। मेरे मॉम को भी तुम्हारा एज के बारे में पता नहीं चला। इस बात को सुनकर वेइंग सैड होके लहंजा को कुछ बोलने जाता है। तभी लहंजा मुस्कुरा के बोलता है, अरे कुछ मत बोलो, हम तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि तुम अभी भी इतना ज़्यादा प्रीटी दिखते हो कि कोई भी तुम्हारा एज समझ ही नहीं सकता जब तक तुम उन्हें नहीं बताते। ऐसा बोल के लहंजा वेइंग के हाथ को पकड़ के वो जिस जगह पे बैठा था वहाँ से उठ के कहीं जाने लगता है। तभी वेइंग लहंजा को पूछता है, हम कहाँ पे जा रहे हैं। इस बात को सुनकर लहंजा वेइंग को बोलता है, चिंता मत करो, मेरे अंकल के पास। इस चीज़ को सुनकर वेइंग थोड़ा सा डर जाता है। तभी लहंजा मुस्कुरा के बोलता है, मैंने कहा मेरे अंकल के पास, ना कि तुम्हारे अंकल के पास। और अभी वो हम दोनों का अंकल है, तो हमारा अंकल, ठीक है। और वो तुम्हारे अंकल की तरह उतना बुरा भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। वो है अंकल चिरन। तुम्हें पता है जब भी डैड मुझे डांटते हैं तब वो हमेशा मुझे उनके डांट से बचाते हैं। मेरा भी अंकल है जो मेरा खुद का अंकल है, मगर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अंकल चिरन तो मेरा खुद का अंकल भी नहीं है, मगर फिर भी वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तुम चिंता मत करो, वो हम दोनों का ख्याल बहुत अच्छे से रखेगा। ऐसा बोल के लहंजा वेइंग को लेकर अंकल चिरन के घर चला जाता है। अंकल चिरन सारे बात को सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, तुमने उसके सर पे उतना ज़ोर से मारा, तुम्हें डर नहीं लगा। इस बात को सुनकर लहंजा अंकल चिरन को बोलता है, नहीं अंकल चिरन, आपको पता है ना कि मैं किस तरीके का पर्सन हूँ। बस मुझे मेरा असलियत सभी से छुपा के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर सभी को पता चला तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा और मैं अच्छा बनते बनते थक गया था। तभी अंकल चिरन मुस्कुराते हुए बोलता है, तो हमारे बैड बॉय को एक गुड बॉय बहुत पसंद आ गया है। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, बहुत ज़्यादा। पहले मैंने सोचा था मैं इसे सिर्फ मदद करूँगा, मगर अब मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसे अपने पास ही रख लूँगा। इस बात को सुनकर चिरन लहंजा को बोलता है, ऐसे बातें नहीं करते बेटा, ये तुम्हारे कलेक्शन का चीज़ तो नहीं है जो तुम ऐसे बोल रहे हो कि तुम इसे अपने पास ही रख लोगे, क्योंकि ये तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम्हें इसे चेरिश करना होगा, तभी ना ये तुम्हारे पास रहेगा। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ अंकल चिरन, मुझे पता है। आपको क्या लगता है
मैं उसे उसके उस बुरे अंकल की तरह बुली करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे बहुत ज़्यादा चेरिश करके रखूँगा, तो आप चिंता मत कीजिए। ऐसा बोल के लहंजा चिरन को बोलता है, तो अंकल दीजिए। इस बात को सुनकर चिरन मुस्कुरा के बोलता है, तुम सच में करना चाहते हो? मगर तुमने तो मना किया था। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुरा के बोलता है, तब मैंने किया था, मगर अब मुझे लगता है कि ये काम उतना भी बुरा नहीं है। ऐसा बोल के लहंजा उसका एक हाथ बढ़ा देता है। तो हमारा ये वाला वन शॉट का ये फर्स्ट पार्ट था। इसका और एक पार्ट होगा, उसके बाद ये वाला वन शॉट ख़त्म हो जाएगा। वो वाला पार्ट भी मैं कल अपलोड कर दूँगा। तो चलिए, आप लोगों को ये वाला वन शॉट स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।